स्वागत है दोस्तों। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की उसकी डेट घोषित है। 1 जून को होने वाली है वो परीक्षा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। बहुत सामान्य और बहुत गहरे प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, बहुत चिंतन परक हो सकते हैं, दोनों स्तर से जो तैयारियां होती हैं आपको अपनी तैयारी को उस तरह से रखना होगा। जिन लोगों ने यूपी हायर की परीक्षा को दिया होगा उन्होंने देखा कि पाठ्यक्रम से बहुत अच्छे से तैयार करने के बावजूद बहुत ही हल्के प्रश्न, सतही टीजीटी पीजीटी लेवल के जो प्रश्न थे वो पूछे गए। तो ये आयोग के ऊपर होता है वो किस तरह से पूछ सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी को व्यापक रूप से सामान्य प्रश्नों से लेकर के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं आदिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। जब हम इस कथन को ध्यान में रखते हैं तो देखते हैं कि शुक्ल जी लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आप यदि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली इस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की लिखित परीक्षा के लिए भी अभी से तैयार होना चाहते हैं तो आप सारे कथनों को बहुत बारीकी से देखिए, बारीकी से समझने का भी प्रयास करिए, क्योंकि जब आप लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, योग्य होते हैं उस परीक्षा में, तब ये सारे कथन आपकी बात को, आपके पक्ष को रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पुख्ता करते हैं आपके उत्तर को, आपके चिंतन को, आपकी जानकारी को। तो ये सारे कथन महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। तो शुक्ल जी कहते हैं कि किसी भी देश का साहित्य हो वो जनता की जो चित्तवृत्ति है उसके संचित प्रतिबिंब की तरह होता है। तो ये शुक्ल जी कहते हैं। आगे हमने यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके कहे हुए कथन को भी हमने यहाँ पे शामिल किया है, वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है में लिखते हैं कि इसलिए साहित्य यदि जनसमूह से आशय उनका है नेशन के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। दूसरी तरफ बालकृष्ण भट्ट भी यही कह रहे हैं कि साहित्य क्या है, वो जनसमूह के चित्त का चित्रपट है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा लेखक या रचनाकार साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहता है, तो बालकृष्ण भट्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं। जब भी आपको इससे संबंधित कोई उत्तर लिखना होगा तो आप ये बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत पहले बालकृष्ण भट्ट जी ने इस बात को कहा है जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि साहित्य जनसमूह के चित्त का चित्रपट है। ये इस निबंध के हवाले से आप इस बात को प्रामाणिक ढंग से कह सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कमेंट करके कि बालकृष्ण भट्ट का जन्मकाल क्या है, जन्मसन क्या है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्मसन क्या है। तब आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने बहुत पहले ही वह बात कह दी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में काल विभाजन के अंतर्गत कहा है। तो कमेंट करके बताएं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म वर्ष क्या है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष क्या है। आगे हम देखते हैं कि आदिकाल के बारे में शुक्ल जी की क्या अवधारणा है, कहाँ से कहाँ तक आदिकाल मानते हैं। ये पॉइंट्स आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी होगा, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक अवस्था है हिंदी साहित्य की, उसका नाम वीरगाथा काल रखा जा सकता है। यानी जो आदिकाल
कहा जाता है हिंदी साहित्य का? उसके लिए एक नाम सुझाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वीरगाथा काल। ठीक है, अभी आगे हम और देखेंगे कि वीरगाथा काल किस तरह से उन्होंने कहा हुआ है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या मानी है, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। संवत 1050 से 1375 तक, ये संवत में है। जब आप इसी बात को सन में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल शुक्ल जी का कथन है, इसलिए आपको प्रामाणिक ढंग से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आप ध्यान में रखें कि ये शुक्ल जी की अवधारणा है। शुक्ल जी का किताब, उसमें वो लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक, यानी महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। शुक्ल जी ही ये पीछे तक वाला जो टर्म है, ये शुक्ल जी में इस्तेमाल हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में। पीछे का तात्पर्य उनसे है कि बाद तक, यानी महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ बाद तक हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा मानी जा सकती है। तो दोनों बात ध्यान रखना है, संवत 1050 से 1375 और महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक। ठीक है, जब आप सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 993 से 1318 तक। तो ये बातें थोड़ी सी सूचनात्मक हैं, जानकारी परक हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। सूचनात्मक ढंग से ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। हमने अपनी बहुत एक पुरानी क्लास में 3 प्रकरणों का जिक्र किया हुआ है, जिसमें हमने सामान्य परिचय को छोड़ दिया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है सामान्य परिचय के साथ कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, जिसमें उन्होंने सिद्धों और नाथों के साहित्य के बारे में पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य, इसी के अंतर्गत उन्होंने वीरगाथा काल शीर्षक लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकरण 4 में उन्होंने फुटकल रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें लोक भाषा के पद्य, अमीर खुसरो के बारे में और विद्यापति के बारे में उल्लेख किया है। तो ये सारी बातें आपको सूचनात्मक ढंग से और अच्छे से एक बार में ही इसे ध्यान रख लीजिएगा कि अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में प्रकरण 4 में लिखते हैं। वीरगाथा काल शीर्षक उन्होंने जो दिया है, नाम दिया है, वो देश भाषा काव्य के विषय में लिखते हुए दिया हुआ है। तो ये बातें आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान कौन कौन हैं। आदिकाल का नामकरण कौन कौन करता है? ग्रियर्सन इसे चारण काल कहते हैं, मिश्र बंधु इसे प्रारंभिक काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन इसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल कहते हैं। इतने लोगों के आप अगर जो नामकरण वाले इससे हैं, अगर इसे तैयार रखते हैं तो आपके जब भी ऑप्शन में आएगा तो किसी 3 को खारिज करके आप सही उत्तर को तलाश सकते हैं। तो इस दृष्टि से इन्हें ध्यान रखेंगे। दोस्तों, एक सूचना आप सभी के लिए है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक और लिखित परीक्षा दोनों की तैयारी हम अपनी इस जो लाइव क्लास चल रही है उसके अंतर्गत करवा रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यू अगस्त तक ये बैच चलेगी, जब तक लिखित परीक्षा होगी। तो अगर आप हमारी इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो हम जो भी पाठ्य पुस्तक जो लगी हुई हैं सिलेबस में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन सभी पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। उन्हें लिखित परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षाओं दोनों की दृष्टि से हम इन पूरी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए एक सूचना है कि 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तैयार है हमारा। प्रतिदिन आपको 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा 1 मई से 10 मई तक। तो आप इसे रजिस्ट्रेशन करा करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने यूपी हायर के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया होगा, हमने बहुत गंभीरता से रचनाओं पर आधारित पूरी के पूरे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया हुआ था और ये संयोग है या दुर्भाग्य है कि उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए परीक्षा में। आयोग ने अपनी जिम्मेदारी किसी ऐसे हल्के पेपर बनाने वाले व्यक्ति को दे दिया जो सतही और सूचनात्मक ढंग की जानकारियों को लेकर के प्रश्न पत्र उसने निर्मित किया, पाठ्यक्रम के साथ खिलवाड़ किया गया। तो उस विषय को छोड़ करके आगे बढ़ के अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने आदिकाल के अंतर्गत 12 पुस्तकों को आधार बनाकर उसका नाम वीरगाथा काल किया।
कभी भी प्रश्न में पूछे किसी भी तरीके से, या आपको अपनी जानकारी के लिए भी इसे रखना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल उन्होंने कितनी पुस्तकों के आधार पर कहा, तो 12 पुस्तकों के आधार पर उन्होंने उसका नामकरण वीरगाथा काल किया है। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि वो 12 पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो इन्हें दो विशेषताओं के साथ आपको ध्यान रखना है, एक तो अपभ्रंश काव्य और दूसरा देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विजयपाल रासो जो नल्ल सिंह भाट का है उसे रखा है, हमीर रासो, शारंगधर, प्राकृत पैंगलम में इसके छंद मिलते हैं जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इस ग्रंथ का अनुमान लगाया है। यानी स्वतंत्र रूप से हमीर रासो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन प्राकृत पैंगलम में इसका जो इसके छंद संग्रहित हैं उसके आधार पर शुक्ल जी ने ये अनुमान लगाया कि ये पुस्तक वर्तमान है, इसे खोजा जा सकता है। तीसरा है कीर्तिलता और चौथा कीर्तिपता का। तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत इन 4 रचनाओं को उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, तो आपको इन्हें चारों रचनाओं के ध्यान रखना है कि अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हैं। अब देखते हैं कि देश भाषा काव्य के अंतर्गत उन्होंने किन रचनाओं को रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए खुमार रासो। खुमार रासो दलपत विजय का है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इसकी जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा बीसल देव रासो ये नरपतिनाल का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। ये सब देश भाषा काव्य के अंतर्गत हैं जिनके आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान रख लेना है, एकदम याद कर लेना है कंठस्थ कि वो 12 पुस्तकें कौन सी हैं। आगे देखते हैं जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार का है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है। परमाल रासो आल्हाखंड ये जगनिक का है। खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली ये 12 पुस्तकें हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। तो इन्हें नोट कर लें और कंठस्थ कर लें आप। आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के विषय में क्या कहा है, कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। इसे बहुत तेज़ी से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये भी एक कलेक्टिव ढंग से यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, शुक्ल जी का कथन है। आगे वे लिखते हैं कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है। तो देखिए इतनी बातें हैं, ये आप अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप लिखित परीक्षा के दौरान भी आदिकाल संबंधी शुक्ल जी के जो भी कॉन्सेप्ट रहे हैं, चिंतन रहे हैं, उनको लिखते वक्त आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। आगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें भी ध्यान रखिएगा। महाराज भोज के समय से लेकर, हमने बताया आपको आदिकाल की समय सीमा 1050 संवत से लेकर के 1375 तक, और किसी राजा के नाम से याद करना हो तो महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये शुक्ल जी का कथन है, सब डबल इन्वर्टेड कामों में है और शुक्ल जी के कथन है। शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छंट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कोई संदेह नहीं है तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि शुक्ल जी ने लिखा कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छंट कर निकला है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे जलंधर नाथ। आगे देखते हैं उनके कुछ और महत्वपूर्ण कथन। नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, एक अलग सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। तो यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि नाथ पंथ के जो जोगी थे उन्होंने परंपरा साहित्य की जो भाषा थी, यानी परंपरा से जो साहित्य की भाषा चली आ रही थी, उससे अलग उन्होंने अपभ्रंश या ब्रज की भाषा का रूप रखा,
और जिसे सदुक्कड़ी के नाम से जाना गया। मूलतः सदुक्कड़ी क्या है? खड़ी बोली लिए राजस्थानी। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आप ठहर के जब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे गंभीरता से तो आपके कई सारे पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट आदिकाल के विषय में कंठस्थ हो जाएंगे, ध्यान हो जाएंगे। सिद्धों और नाथों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ये शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी सिद्धों और नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानते हैं और कहते हैं कि जीवन की जो अनुभूतियाँ और दशाएं हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो सांप्रदायिक शिक्षा किसी संप्रदाय विशेष, सांप्रदायिक मतलब उस तरह के जो आज के संदर्भ में संप्रदाय विशेष की बात हो रही है वैसे नहीं, संप्रदाय माने एक पद्धति का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जीवन की स्वाभाविक दशाओं से कहाँ मेल खाती हैं, वो एक सैद्धांतिक बात ही रह जाती है। इसलिए शुक्ल जी ने उसे सैद्धांतिक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। आगे देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरह यानी सरहपा, ये शुक्ल जी कहते हैं। कभी भी पूछे प्रश्न में कि सबसे पुराने सिद्ध कौन माने जाते हैं निम्न में से, तो सरह का नाम, सरहपा का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। मूलतः इसे श्रृंगार का ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। वीर के कुछ अंश हैं लेकिन मूलतः श्रृंगार रस का माना जाता है ये रचना बीसलदेव रासो। तो इसे ध्यान रखना है, ये शुक्ल जी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आदिकाल के विषय में हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखी। आदिकाल के विषय में शुक्ल जी के जो कथन थे उन्हें देखा। आप इन्हें ध्यान से एक बार से दो बार अगर देखेंगे तो आदिकाल के बारे में मोटी मोटी बहुत सारी बातें आपको दिख जाएंगी, समझ जाएंगे आप। हम अपने अगली क्लास में भी आदिकाल के जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उन्हें भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे आदिकाल की संपूर्ण जानकारी हमें शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर हो जाएगी। बाकी जैसे ही आदिकाल के विषय में हमारी बातें कंप्लीट होंगी उसके बाद हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे और पढ़ेंगे, ताकि जो 1 महीने का समय है हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, आप उसमें पंक्तियों के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी तेज़ी से रिवाइज कर सकें। हिंदी साहित्य का हमारा शॉर्ट नोट्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट के रूप में इसमें इसे पूरा बनाया गया है। कुल 215 पृष्ठ का ये नोट्स है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे मंगा सकते हैं। आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये नोट्स। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं और अपने उत्साह को बनाए रखें परीक्षाओं के लिए। इस बीच में कई सारी परीक्षाएं हैं आपके लिए जो कि आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के मौजूद हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।